नमस्कार। हिंदी के इस लेक्चर में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। और छठी कक्षा का पहला विषय दयालु शिकारी, और दयालु शिकारी की हम लोगों ने जो है वह बातचीत अगले लेक्चर में उनकी जो कहानी थी दयालु शिकारी की, उसकी चर्चा भी हम लोगों ने जो है वह साथ मिलकर के की। और अब दयालु शिकारी जो चित्रपाठ है, उस चित्रपाठ के ही स्वाध्याय में दी गई हुई जो कहानियाँ हैं, चित्रपाठ है, उसकी चर्चा जो है वह हम प्रस्तुत लेक्चर में जो है वह करने वाले हैं। अभी यहाँ पर दयालु शिकारी की कहानी की चर्चा की, लेकिन अगली जो स्वाध्याय की कहानियाँ है वह है, पहली कहानी है बातूनी कछुआ। और बातूनी कछुआ, उसकी जो कहानी, उस बातूनी कछुए की कहानी के 3 चित्र जो वह आप लोगों को मैं स्क्रीन पर जो है वह दिखाऊंगा। और केवल 3 चित्रों के आधार पर बातूनी कछुआ जो कहानी है उसका हमें निर्माण कार्य जो है वह करना। अभी हम लोगों ने दयालु शिकारी की जी कहानी थी, दयालु शिकारी की जो कहानी थी, उस कहानी के बारे में तो हम लोगों ने देखा। और उस कहानी को समझने के लिए हमारे पास 9 चित्र थे। यहाँ पर केवल 3 चित्रों के आधार पर प्रस्तुत बातूनी कछुआ जो कहानी है उसे हमें समझनी है। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिखाए गए इन 3 चित्रों को आप एक बार ध्यान से गौर से देख लीजिए। बाद में प्रस्तुत कहानी की साथ मिलकर के हम चर्चा करते हैं। तो सबका ध्यान अपनी स्क्रीन पर, और पाठ्य पुस्तक के ही 3 चित्र जो है बातूनी कछुए के, वह यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। गौर से ध्यान से तीनों के 3 चित्रों का आप अभ्यास कर लें। तो आप लोगों ने जो 3 चित्र दिए गए हैं उसका अभ्यास किया। आइए प्रथम चित्र के साथ जो है वह हम चलते हैं, और प्रथम चित्र की जो भीतर में जो बात है उसे लेकर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि एक बड़ा सा जंगल है, हरा भरा सा जंगल है, और उस जंगल में एक तालाब है, और उस तालाब में एक कछुआ जो है वह रहता था। और कछुआ पानी में रहता था, इर्द गिर्द में, तालाब की इर्द गिर्द में घूमता था और बड़े मज़े से अपनी जिंदगी काट रहा था। उसी बीच में यूं हुआ कि हिमालय में बसने वाले, कैलाश मानसरोवर में बसने वाले 2 राजहंस वहाँ पर जो है वह आसमान से उड़ते उड़ते उस जंगल पर से गुजरे। और उन्होंने जब नीचे यह छोटा सा तालाब देखा तो वे दोनों ही हंस तालाब में नीचे जो है वो उतरे, और वे दोनों ही राजहंस इधर उधर तालाब में जो है वो घूमने लगे और पानी में तैर रहे थे। तभी तैरते हुए, आसमान में उड़ते हुए, बाद में पानी में आकर के तैरते हुए हंसों को देखकर कछुए को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन कछुआ जो है वह घबराया नहीं, और वह हंस के पास जो है वह पहुंचा, और दोनों ही राजहंसों के साथ कछुआ जो है वह बातें करने लगा। और थोड़े दिन वे हंस जो है वह वहाँ पर रुके, ठहरे। बाद में उन दोनों ही राजहंसों के साथ कछुए की मित्रता हो गई, और मित्रता होते ही थोड़े दिन बीते बाद में उन हंसों ने जो है कछुए को कहा कि कल तो हम अपने मानसरोवर की ओर जो है वह चले जाने वाले हैं, और हम यहाँ से अब कल निकल जाएंगे, गुजर जाएंगे। तब कछुए ने कहा कि एक काम करिए, मुझे भी आप अपने साथ जो है वह ले चलो। आप जहाँ पर रहते, आप जहाँ बसते हैं, मैं भी वहाँ आना चाहता हूँ, मुझे भी वहाँ पर ले चलो। और ये बातचीत पहले चित्र में कछुए की और हंसों के बीच में हुई। बाद में जो दूसरा चित्र, उस चित्र का आप लोगों ने जो है वह अभ्यास किया, लेकिन उसमें हंसों की युक्ति की बात है।
तब कछुए ने तो कहा कि भाई मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन हंसों के पास तो पर थे, पंख थे, वह तो इधर से उधर उड़ करके बड़ी जो है वह यात्रा कर सकते थे, लेकिन कछुआ जो है वह तो पानी में बसने वाला और जमीन पर चलने वाला जो है वह, तो वह कैसे उड़ करके हंसों के साथ दूसरे स्थान पर जा सकता था। लेकिन यहाँ पर उन दोनों ही हंसों ने जो है कछुए को कहा कि हमारे पास तो पंख है, तो हम लोग तो यहाँ से आराम से यहाँ से उड़ करके यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास पंख नहीं है, तो कैसे यहाँ से हम तुम्हें साथ ले चले। तब हंसों ने युक्ति की, वे कहीं से एक बड़ी सी लकड़ी जो है वह ले आए और दोनों ही हंसों ने कछुए को कहा कि यह लकड़ी है और इस लकड़ी के एक एक सिरे को, लकड़ी के एक एक अंतिम भाग को हम अपने चोंच के बल पर पकड़ लेंगे, पकड़ रखेंगे, मजबूती से पकड़ रखेंगे और तुम्हें लकड़ी के बीच के भाग को तुम्हें भी अपने मुंह के बल पर पकड़कर हम यहाँ पर लटके रहना है और इस प्रकार से हम तुम्हें इस छोटे से तालाब से हम जहाँ पर बसते हैं, हम जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर अपने साथ ले चलेंगे। और परिणाम यह हुआ कि दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि भाई हंसों की युक्ति और कछुआ जो है उसके साथ सहमत हुआ। हंसों ने लकड़ी का एक एक सिरा अपने चोंच के बल पकड़ लिया और कछुए ने भी अपने मुंह के बल पर लकड़ी के बीच के भाग को जो है वो पकड़ लिया और हंस एक ही साथ में, एक ही झटके के साथ तालाब से उड़कर अपने स्थान की ओर जो है वह गगन में, आसमान में, आकाश में जो है वह उड़ने लगे और नील गगन में दोनों ही राजहंस उड़ रहे थे और कछुआ, छोटे से तालाब में रहने वाला कछुआ हंसों के साथ आसमान में उड़ रहा था और नीचे की जो धरती थी वह देख रहा था और उसे बड़ा आश्चर्य, बड़ा कौतुक और बड़ा मजा उस वक्त आ रहा था। तभी हुआ यूं कि दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं नीचे कुछ लोग जो है वह दिखाई दे रहे हैं। तभी हुआ यूं के उड़ते हुए वे दोनों ही राजहंस और बीच में लटके हुए कछुए को जो पूरी सवारी जा रही थी एक गांव के ऊपर से वे पसार हुए और जैसे ही गांव के ऊपर से हंस और कछुए को उड़ते हुए लोगों ने देखा और पूरे का पूरा जो गांव था, गांव के सभी लोग थे, वे आश्चर्य के मारे, कौतुक के मारे, अचरज के मारे सारे के सारे गांव वाले जो है वह इकट्ठा हो गए। हंसों को तो लोगों ने उड़ते हुए देखा था, लेकिन कभी कछुए को उड़ते हुए नहीं देखा था और लोग आपस में बात कर रहे थे कि देखो उड़ता हुआ कछुआ जा रहा है, देखो उड़ता हुआ कछुआ जा रहा है। और पूरा दृश्य देखने के लिए लोगों की भीड़ जो है वह गांव में जमा हो गई और नीचे से लोगों के ये उड़ते हुए कछुए को देखो, उड़ते हुए कछुए को देखो, इस प्रकार के शोरगुल जो है वह कछुए को सुनाई दी और कछुए ने जो है वह नीचे देखने के लिए अपनी आंखें जो है वह लगाई और बहुत से लोग उसे देख रहे थे और कछुए की और हंसों की तारीफ कर रहे थे। यह देखकर कछुए से रहा नहीं गया, कछुए से बिना बोले रहा नहीं गया। कछुए की आदत थी बकबक करने की, बातूनी शब्द का प्रयोग होता है हिंदी में, से अधिक बोलने वाला उसे क्या कहा जाएगा, बातूनी। तो कछुए की अधिक बोलने की आदत थी और लोगों ने कछुए की और हंसों की प्रशंसा की। यह देख, यह सुन, कछुए से बिना बोले रहा नहीं गया। तीसरे चित्र में विद्यार्थी मित्रों आप देख सकते हैं कि बिना बोले कछुए से रहा नहीं गया। आसमान में हंसों के साथ लकड़ी के बल पर उड़ रहे कछुए से बिना बोले रहा न गया और उसने जैसे ही बोलने के लिए, चंद लफ्ज बोलने के लिए अपना मुंह जो है वह खोला और तीसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि कछुआ जो है हंसों के साथ उड़ता हुआ कछुआ
तेज गति के साथ आसमान से नीचे जमीन पर जा गिरा और जैसे ही जमीन पर कछुआ गिरा, कछुए की मौत हो गई, कछुआ मरण के शरण हुआ और इसीलिए इस कहानी को नाम दिया गया बातूनी कछुआ। बातूनी कछुआ यानी अधिक बोलने वाला कछुआ। और उस कछुए से बिना बोले रहा न गया, वह वैसे का वैसा उन हंसों के साथ उस लकड़ी के बीच के भाग को अपने मुंह के बल पर पकड़कर वैसे का वैसा यदि रहा हुआ होता तो इस प्रकार की दिक्कत, इस प्रकार की समस्या, मरण के शरण होना कछुए को न होता। लेकिन अधिक बोलना जो है वह कैसी है तो कि बुरी बात कही जाएगी। प्रस्तुत कहानी से हमें सुंदर सीख मिलती है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप लोग भी यह सारी सीख जो है कहानी की सीख याद रखिए। कहानी का नाम है बातूनी कछुआ और सीख क्या प्राप्त होती है तो साथ में यहाँ पर मैं लिखता हूँ, याद रखिएगा। हमें कभी अधिक बोलना नहीं चाहिए। हमें कभी अधिक बोलना नहीं चाहिए। ज्यादा जरूरत के अनुसार ही हमें जो है वो बोलना चाहिए, अधिक मात्रा से हमें कभी बोलना नहीं चाहिए। इसीलिए हमारे पुरखों ने गुजराती में एक कहावत कही है कि वाणी અને પાણી વિચારીને વાપરવું જોઈએ। અત્યારે ઉનાળાના દિવસો છે તો પાણીનો પણ આપણે જે છે એ બચાવ કરવો જોઈએ અને એવી જ રીતે વાણી એટલે જે બોલીએ છીએ તેનો પણ તો કે વિનયપૂર્વક વિવેકપૂર્વક જે છે એ ઉપયોગ કરવો જોઈએ। એટલે જ આપણા વડવાઓ વડીલો કહેતા હતા કે વાણી અને પાણી विचारीने वापरवा જોઈએ। और प्रस्तुत कहानी से भी हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी अधिक मात्रा में बोलना नहीं चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। और हमारी वाणी जो है वह कैसी होनी चाहिए? हमारी वाणी तो कि उचित वक्त पर, उचित परिस्थिति के अनुसार ही हमें उचित शब्दों के साथ जो है वह सभी के साथ हमें अपनी वाक व्यवहार यानी वाणी का व्यवहार करना चाहिए। अधिक ज्यादा बोलने से संतों तो हमारे जो संत है वे तो ऐसा कहते हैं कि अधिक बोलने से शक्ति की मात्रा कम होती है, इसलिए हमें कभी अधिक नहीं बोलना चाहिए। और अधिक बोलना यह किस प्रकार की पीड़ा देता है उसकी सीख हमें प्रस्तुत बातूनी कछुए से प्राप्त होती है। तो स्वाध्याय की दूसरी कहानी है प्यासा कौवा। ये दोनों ही कहानी आप जो है वह 1 से 5 तक की कक्षा में थे तब आप लोग जो है वह गुजराती में उसे सुनकर पढ़कर अपने दादा दादी से भी ये कहानियाँ जो है वह सुनी हुई होगी। और यह कहानी अब इतना फर्क है कि ये कहानी अब इसकी चर्चा हम हिंदी में करेंगे कि प्यासा कौवा। तो पहली कहानी जिस प्रकार से बातूनी कछुए की देखी थी ठीक उसी प्रकार प्रस्तुत कहानी के भी 3 ही चित्र और प्रस्तुत 3 चित्रों को सबसे पहले जो है वह हमें देखना है और चित्रों के आधार पर प्रस्तुत प्यासा कौवा कहानी जो है उसका हमें निर्माण करना है। तो स्क्रीन पर यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कहानी के 3 चित्र जो है वह दिए गए हैं। प्रथम चित्र और प्रथम चित्र में कहानी की शुरुआत किस प्रकार से प्रथम चित्र को देख करके हम करेंगे तो कि एक गर्मियों के दिन जो है वह गर्मियों के दिन की बात है और गर्मियों के दिनों में बहुत से प्राणी पशु की सबसे प्रथम और सबसे बड़ी आवश्यक चीज यदि कोई है तो वह है पानी, जल। तो यहाँ पर एक कौवा है
और उस कौवे को गर्मियों के दिन है, उसको गर्मियों के दिन है तो उसका कंठ जो है वह सूख गया है, सूख चुका है और उसे बहुत ही तेज प्यास जो है वह लगी है। वह जंगल में इधर उधर चारों ओर जो है वह पानी की खोज करने के लिए, पानी की तलाश करने के लिए वह इधर उधर उड़ता है, घूमता है और देखता है कि मुझे कहीं से भी थोड़ा सा पानी जो है वह मिल जाए तो मेरी प्यास बुझ जाए। लेकिन इधर उधर आसमान में उड़ते हुए कौवा जो है वह प्यास के मारा थक चुका था और थककर कौवा एक पेड़ की एक डाली पर जाकर के जो है वह बैठ जाता है और पेड़ की डाली पर, पेड़ की छांव में कौवा जो है वह बैठा है, लेकिन प्यास के मारे उसका बहुत ही बुरा हाल है। वह इधर उधर देखता है, तभी उसका ध्यान एक और जो है वह गया और वहां पर एक छोटा सा घर है और उस घर के बाहर पानी का एक मटका पड़ा हुआ जो है वह कौवे को दूर से ही दिखाई दिया। और जैसे ही कौवे ने, पेड़ की डाली पर बैठे हुए कौवे ने जैसे ही एक मकान के पास बाहर में पड़ा हुआ एक मटका देखा और कौवे के भीतर में प्यास बुझाने की जो एक आस थी उसे संतुष्टि हुई और वह उठकर सीधा ही वह वहां पर जो है वह पानी पीने के लिए वह उड़ गई। और वह दूसरा चित्र जो है वह आप देखें तो जैसे ही कौवा घर के बाहर जो मटका था, मटके के पास पहुंचा और मटके की जो सतह है, सतह पर जाकर के वह जैसे ही बैठा और उस कौवे ने जैसे ही मटके के भीतर में देखा और उसने देखा तो मटके में पानी तो भरा हुआ है, लेकिन पानी जो है वह कम मात्रा में है। पानी जो है वह पानी का मटका है, लेकिन मटका पानी से आधा ही भरा हुआ है। यदि पानी जो है वह पूरे का पूरा मटके में भरा हुआ नहीं था और उस वजह से कौवे को जो है थोड़ी चिंता हुई। उसने एक दो बार जो है वह मटके की सतह पर बैठ कर के ही अपनी चोंच को पानी में डुबोने का प्रयत्न किया, लेकिन वह प्रयत्न व्यर्थ था क्योंकि पानी तक उसकी चोंच पहुंच नहीं सकती थी। अब प्यासे कौवे को मटके की सतह पर बैठे बैठे ही बहुत से ख्याल, बहुत से विचार उसके मानस पट पर आने लगे। और प्यासा कौवा था, लेकिन कौवा बड़ा समझदार था और कौवे ने मटके की सतह पर बैठे बैठे ही युक्ति की और उसने तुरंत मटके के आसपास में गिरे हुए जो कंकड़ थे, कंकड़ यानी गुजराती में जेने આપણે पत्थर कहिए, तो कौवे ने मटके के आसपास में जो कंकड़ पड़े हुए थे उसे देखे और उसे देख करके ही कौवे के भीतर प्यास बुझाने की एक नई आस जो है वह जागृत हो गई और कौवे ने फौरन अपने चोंच के बल पर जो कुछ छोटे बड़े कंकड़ जो चोंच में समा रहे थे वैसे एक एक कंकड़ उठा करके वह मटके के भीतर में डालता गया। एक आस थी पानी पीने की, इसलिए बिना थके बिना रुके कौवा जो है वह अपनी चोंच के बल पर एक एक करके कंकड़ जो है वह मिट्टी के उस गड्ढे में डालता गया और बहुत से कंकड़ जब भीतर में गए, जा पहुंचे, तब हुआ यूं, विद्यार्थी मित्रों, तब हुआ यूं कि कंकड़ों के मटके में जाने से मटके में भरा जो पानी था वह ऊपर उठने लगा। और बाद में तीसरा चित्र जो है वह दिया गया हुआ है। चित्र में आप देख सकते हैं कि मटके का पानी जैसे ही ऊपर आया तब प्यासे कौवे ने अपनी प्यास जो है वह बुझा ली और वहां से प्यास बुझाकर उड़ता हुआ वहां से निकल गया और उसने अपनी समझदारी से अपनी प्यास जो है वह बुझा ली।
तो कहानी जो है वह आप लोगों को पसंद आई होगी। अब आपको प्रस्तुत कहानी से जो हमें सीख मिलती है उसकी बात यहाँ पर मैं लिखता हूँ, आपको सीख याद रखनी है। सीख क्या मिलेगी प्रस्तुत कहानी से, तो याद रखिएगा मित्रों, संकट के समय हमें बुद्धि से काम लेना संकट यानी मुसीबत, मुश्किल जिसे हम कहते हैं, तो उस संकट के समय, संकट के वक्त में हमें अपनी बुद्धि से काम जो है वह लेना चाहिए। यदि बुद्धि से मुसीबत के वक्त में हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके यदि हम कोई फैसला करते हैं, कोई निर्णय करते हैं, तो उससे हमें हर हमेश जो है वह सिद्धि की ही, सफलता की ही प्राप्ति होती है। दयालु शिकारी, इसी विषयांक की स्वाध्याय की अगली कहानी जो है उसकी ओर हम जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हिंदी का ये लेक्चर है, लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको गुजराती की एक सुंदर सी कहानी जो है वह मैं सुनाऊंगा। और गुजराती की कहानी है तो गुजराती भाषा में ही मैं कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा। ध्यान से, गौर से ये कहानी सुनिएगा और आपको कहानी पसंद भी आएगी, ऐसी आशा के साथ। આપણે જ્યારે નાના હતા ત્યારે આપણા દાદા દાદી, મમ્મા, નાના નાની, મમ્મી પપ્પા આપણને વાર્તા કહેતા, આપણે વાર્તા સાંભળતા બહુ ગમતી હતી। આ વાર્તામાંની જ એક વાર્તા, પેલા ટોપી વેચવા વાળો ફેરિયો અને વાંદરાઓની વાર્તા આપણે બધાએ સાંભળેલી છે, આપણે બધાએ જાણેલી છે। અને મેં ખાલી વાર્તાનું નામ કીધું કે ભાઈ ટોપી વાળો ફેરિયો અને વાંદરા, તો તરત તમને યાદ આવી ગઈ હશે વાર્તા। નાના ધોરણમાં હતા ત્યારે આપણે એ વાર્તા ભણી અને સાંભળી હતી, અને સાથે ચિત્ર વાર્તામાં પણ એના ચિત્રો આપણે જોયેલા હતા, એટલે આપણને ખ્યાલ છે। વાર્તામાં શું હતું તો કે ભાઈ એક ટોપી વેચવા વાળો એક ફેરિયો એ પોતાની ટોપી વેચવા માટે થઈ અને બીજા ગામ જઈ રહ્યો હોય ત્યારે રસ્તામાં બરોબર બપોર થઈ જાય, અને બપોર થઈ જવાની સાથે ફેરિયો થાકી ગયો હોય, તડકો પુષ્કળ હોય, એટલે ફેરિયો ચાલતા ચાલતા જંગલમાં એક ઝાડ, ઘેઘૂર ઘટાટોપ ઝાડ હતું, એ ઝાડની નીચે આવી અને ફેરિયો જે છે એ પોતાની સાથે જે ભાથું હતું, ટિફિન હતું, એણે ખોલ્યું ભાથું અને પછી ખાય છે। અને બરોબર એમ કહેવાય કે ગરમીઓના દિવસો હતા અને શીતળ છાંયો હતો, એટલે જેમાં પછી ફેરિયો થોડી વાર માટે સૂવે, અને ફેરિયો સૂઈ ગયો। સૂતા પછી તો કે જ્યારે એ જાગ્યો ત્યારે એના ધ્યાનમાં આવ્યું કે પોતાની જે ટોપીઓનો જે આખો ટોપલો હતો એને ખોલી, એ પોટલું ખોલી અને એમાંથી બધા જ વાંદરા જે ઝાડની ઉપર રહેતા હતા એ ટોપી લઈ અને ઉઈ ગયા, અને એ બધી ટોપી પેલા વાંદરા પહેરી પહેરી અને ઝાડની ઉપર ફેરિયાએ જોયા। એટલે ફેરિયાએ આ દ્રશ્ય જોયું એટલે ફેરિયાને ખૂબ પહેલા તો આઘાત લાગ્યો, પણ ફેરિયાએ ચતુરાઈથી, ચાલાકીથી, બુદ્ધિથી કામ લીધું અને એણે જોયું તો ઉપર રહેલા વાંદરા હતા એની સાથે એણે ટૂંકમાં એની ઉપર ગુસ્સો કર્યો। તો એ જે ગુસ્સો કરતો હતો અને એ જે રીતે હાથ ઊંચા કરતો હતો, મોઢાના એક્શન રિફ્લેક્શન આપતો હતો, એને જોઈને ઓલા બધા જ વાંદરા જે ઝાડ ઉપર હતા એ પણ ફેરિયાની સામે ફેરિયાની જેવું એક્શન, નકલ જેને આપણે કહીએ એ કરી રહ્યા હતા। પછી ફેરિયાને ખબર પડી આ તો હું જેમ કરું એમ કરે છે। ફેરિયાએ હાથ ઊંચા કરી અને ઝટકા નાખ્યા, વડકા કર્યા વાંદરા ઉપર, ગુસ્સો કર્યો
તો પેલા વાંદરાઓએ ફેરિયાની સાથે એવું જ વર્તન કર્યું. પછી ફેરિયાને માથે ટોપી પહેરેલી જ હતી એટલે એને બુદ્ધિથી કામ લીધું કે ફેરિયાએ પોતાની ટોપી પકડી તો બધા વાંદરાએ ટોપી પકડી અને બધા વાંદરાએ ટોપી પકડી પછી ફેરિયાએ પોતાના માથા ઉપર ટોપી ઊંચી કરી પછી જે પોટલાનું પેલું કપડું હતું એની ઉપર ફેરિયાએ જોરથી ઘા કર્યો અને ટોપી એણે પોતાના પોટલામાં નાખી એટલે બધા જ વાંદરાઓએ પોતાના માથામાંથી ટોપી ઊંચી કરી કાઢી અને સીધી નીચે કપડા ઉપર જે છે ઘા કરી દીધો અને ફેરિયો રાજી રાજી થઈ ગયો અને એણે પોતાનું પોટલું બાંધી અને ત્યાંથી ખુશી ખુશી વયો ગયો. અને આપણને વાર્તાની એક એમ કહેવાય કે નામ પડ્યું નકલ ને અકલ ન હોય. શીખ મળી કે ભાઈ નકલ ક્યારે કોઈની કરવી જોઈએ નહીં, પણ એ વાંદરા હતા એટલે એને નકલ કરી. હવે આની આ જ વાર્તા નકલની અકલ અથવા ફેરિયો અને વાંદરાનો હવે તો આપણે સિક્વન્સ થઈ ગયું છે ને કે પહેલા કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો એનો પાર્ટ 1 આવે અને પાર્ટ 2. નકલની અકલ પાર્ટ 1 વાર્તા આપણે સાંભળી. હવે નકલ ને અકલ ન હોય પાર્ટ 2 વાર્તા અથવા તો ફેરિયો અને વાંદરાનો પાર્ટ 2 ભાગ 2 વાર્તાનો આપણે હવે વાત કરવાના છીએ. સાંભળજો, મજા આવશે તમને. કે આનો આ જ ફેરિયો પોતે ટોપી વેચવા માટે બીજા ગામમાં જવા માટે નીકળે. રસ્તામાં જંગલ આવે, બરોબર ઉનાળાનો દિવસ અને મધ્યાહ્ન તપેલો ધોમ ધકતો તાપ અને તડકાથી પરસેવે રેબ જેબ થઈ ગયેલો પેલો ફેરિયો ટોપી વેચવા વાળો માણસ હતો. એ બરોબર લીલું છમ ઘટાટોપ કે ઘૂર ઝાડ જોયું અને ઝાડની શીતળ છાયા જોઈ અને એ માણસ થાક્યો પાક્યો હતો એટલે ત્યાં ગયો. ત્યાં જઈ અને એની નીચે સૂતો. પેલા તો એને ટિફિન ખાધું. આખી વાર્તા પહેલી જે હતી એની એ જ વાર્તા, પણ આમાં થોડું ચેન્જ છે. પાર્ટ 2 છે ને એટલે થોડો બદલાવ છે. એને પેલા પોતાની સાથે જે ભાતું હતું એ ખોલી અને ખાઈ લીધું, ટિફિન ખાઈ લીધું અને ખાઈને પછી તો કે શાંતિથી ઠંડો પવન આવતો હતો અને બરોબર ગરમી હતી. અકળાઈ ગયેલો માણસ જમીને સંતૃપ્ત થઈ સંતોષ પામી અને શાંતિથી વામકુક્ષી કરે ડાબા પડખે પડી અને થોડી વાર બપોરે જમ્યા પછી આરામ કરવો એને કહેવાય વામકુક્ષી. વામકુક્ષી કરવા માટે ડાબે પડખે સૂતો અને પવનથી આંખો ઘેરાઈ ગઈ. ક્યારે સૂઈ ગયો એને ખ્યાલ ન રહ્યો, પણ જ્યારે જાગ્યો ત્યારે જેમ પહેલી વાર્તામાં બન્યું હતું એમ જ તે એ જ્યારે જાગ્યો ત્યારે એને જોયું તો કે પોતાના જે પોટલું હતું એ પોટલામાં રહેલી તમામ ટોપીઓ જે છે એ ગાયબ. એક પણ ટોપી હાજર નહોતી. એટલે પહેલા તો ચારે બાજુ જોવે છે, પછી ઉપર ધ્યાન ગયું ઝાડ ઉપર અને ઝાડ ઉપર વાંદરાને જોયા અને બધા જ વાંદરાએ ટોપી પહેરેલી હતી એને જોઈ અને માણસ જે છે એ રાજી રાજી થઈ ગયો. અને એણે પેલા વાંદરાની સામે બધી અલગ અલગ પ્રકારના એમ કહેવાય કે એક્શન કરવાની શરૂ કરી અને પ્રત્યેક એક્શન્સની સાથે પેલા વાંદરાઓ પણ એમ કરવા લાગ્યા. અને એને યાદ આવ્યું કે ભાઈ પહેલા આવું થયું હતું કે ભાઈ ટોપી જે છે એ વાંદરાઓ તો નકલ કરે છે એટલે ટોપી ઊંચી કરવી પછી ફેંકવી અને એવી રીતે જ વાંદરાઓ બધા બધું કરશે એમ વિચારી અને એણે પણ પોતાની ટોપીને પકડી અને પકડેલી ટોપીનો પોતાનું જે કપડું હતું પોટલાનું એના ઉપર એ ઘા કરે. પણ જ્યારે એણે ઘા કર્યો ત્યારે પેલા વાંદરાએ બધાએ ટોપી ઊંચી કરી હતી, પકડી ઊંચી કરી માથા ઉપર પાછી ચડાવી અને એમાંનો એક મોટો ડાઘિયો વાંદરાનો સરદાર એવો એક ડાઘિયો વાંદરો નીચે ઉતર્યો અને પેલા ફેરિયાને ખબર ન રહે એ રીતે એક જ ઝાપટ ચડાવી દીધી ગાલ. માણસ જે છે એ તો પોતાનો ગાલ પકડીને ઉભો રહી ગયો. ભાઈ શા માટે વાંદરા ભાઈ તે મને ઝાપટ મારી? ત્યારે વાંદરાનો સરદાર હસતા હસતા એને એમ કહે છે કે ભાઈ તારા એકના જ દાદા થઈ ગયા છે. શું તારે એકને જ દાદા કે તારા દાદાએ તને આ સૂચના સલાહ શિખામણ આપી હશે કે ભાઈ જંગલમાં જાઓ અને વાંદરાઓ ઝાડ ઉપર ટોપી લઈને ચડી જાય ત્યારે તો કે ત્યારે ટોપીનો તમે ઘા કરશો એટલે વાંદરાઓ ઘા કરી દેશે. એમ તારા દાદા તારા પૂર્વજો થઈ ગયા જેણે તને કીધું અને તે આજે અમારી ઉપર આ બીજી વાર પ્રયોગ કર્યો
તો હું અમારા દાદા જ નહીં થયા કુટુંબ, અમારા કુળમાં અમારા દાદા થઈ ગયા. એ દાદાએ કીધું હતું કે ભાઈ માણસની જાત આવે જંગલમાંથી નીકળે, ટોપી વેચવા વાળી હોય અને એ જેમ નકલ કરાવે એમ નકલ કરવી, પણ છેલ્લે જ્યારે ટોપીનો ઘા કરવાનો વારો આવે ને ત્યારે ટોપીનો ઘા કરવો નહીં. એમ આ બીજી વાર્તામાં પણ થોડુંક ચેન્જ આપણે મજા આવી. અલગ જ એક રજૂઆત અને અલગ જ કંઈ કલ્પનામાં ન હોય તેવી એક વાતની આમાં જે છે એ રજૂઆત આપણે સાંભળી. એવી જ એક વાર્તા તમારા હિન્દીના અભ્યાસક્રમમાં છે, એની હવે આજે આપણે चर्चा करवानी है. तो आइए इस ओर जो है प्रस्तुत कहानी की ओर, अब हिंदी के लेक्चर में हिंदी की इस कहानी की ओर हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं. कहानी का नाम क्या है? समझदार. प्रस्तुत कहानी के भी देखिए जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी गुजराती कहानी की टोपी वाले और बंदरों की जो कहानी थी उसकी चर्चा की, ठीक उसी प्रकार समझदार कौवा या कौवे की चतुराई, प्रस्तुत कहानी की हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं. अभी प्रस्तुत कहानी की जो शुरुआत है वह हम करें उससे पहले भी एक कहानी, उसका समझदार कौवा कहानी है, उसके भी दो पार्ट्स, दो भाग, समझदार कौवा पार्ट 1 और समझदार कौवा पार्ट 2. तो समझदार कौवा पार्ट 2 की हम बात करें उससे पहले समझदार कौवा पार्ट 1 की यहाँ पर पहले हम चर्चा करेंगे. तो हम सब जानते हैं कि एक कौवा था और कौवे को बहुत भूख लगी थी, तो इधर उधर उड़ते उड़ते न जाने कहीं किसी एक छोटे से गांव में पहुंच गया. और जैसे ही वह गांव में पहुंचा तभी एक मकान के पास एक पेड़ था, पेड़ की शीतल छांव में पेड़ की डाल पर जाकर के कौवा जो है वो बैठ गया. और बैठकर कौवा इधर उधर देख रहा था. तभी उसके ध्यान में आया कि एक घर है और घर के बाहर जो है एक रोटी पड़ी हुई है. और जैसे ही उस कौवे ने रोटी को देखा तुरंत अपने पंख फैलाकर उड़ता हुआ उस घर में जा पहुंचा और झपकते ही उसने उस रोटी को अपने पैरों के पंजों में पकड़कर वह आसमान में उड़ने लगा. और उड़ता उड़ता वह कौवा जाकर के जंगल में पहुंचा और जंगल में जाकर एक पेड़ की शीतल छांव में, पेड़ की डाली पर, पेड़ की टहनी पर जाकर के वह बैठा. और भूख बड़ी लगी थी, इसीलिए उसने अपने पंजे से जो पकड़ी हुई रोटी थी उस रोटी को अपनी चोंच से वह पकड़कर अभी खाने ही वाला था. तभी क्या हुआ तो कि तभी एक जो है वह चालाक लोमड़ी नीचे से जो है वह गुजरी. उसे भी बहुत भूख लगी थी और लोमड़ी को भी बहुत भूख लगी थी, इसलिए लोमड़ी ने इधर उधर देखते हुए वहां से जब वह गुजर रही थी, पसार हो रही थी, तब लोमड़ी का ध्यान जो है पेड़ के ऊपर जा पहुंचा और पेड़ पर कौवे को देखा. लेकिन कौवे के चोंच में रोटी को देखकर लोमड़ी को जो है एक नई आशा जागृत हुई कि अभी किसी प्रकार की चतुराई से, बुद्धि से मैं यह रोटी जो है वह कौवे से छीन ही लूंगी. और लोमड़ी ने जो है बड़ी चालाकी से, चतुराई से कौवे से बातचीत शुरू की. पेड़ की डाली पर बैठा हुआ कौवा और नीचे जमीन पर खड़ी हुई लोमड़ी कौवे को कहने लगी, कौवा भाई कैसे हो. तब कौवे ने जो है वह कुछ नहीं बोला. बाद में कौवा जो है वह भी समझ रहा था कि ये लोमड़ी बड़ी चालाक है, चतुर है और अभी मेरी रोटी जो है मुझसे छीन लेगी, इसलिए कौवा कुछ बोला नहीं. लेकिन बाद में लोमड़ी ने जो है वह कौवे को कहा, कौवा भाई तुम बड़ा मधुर गाना गाते हो और जब कभी भी मैं जंगल में घूमती रहती हूँ और जब कभी भी तुम्हारी आवाज़ में सुनती हूँ तब मुझे बड़ी शांति, बड़ा आनंद जो है वह प्राप्त होता है. हे कौवा भाई, मैं तो तुम्हारी आवाज की दीवानी हूँ. अरे कौवा भाई सुंदर सा गाना सुनाओ ना,
मैं तुम्हारा सुंदर मधुर गाना जो है वह मैं सुनना चाहती हूँ। और कौवे से रहा न गया अपनी प्रशंसा सुनकर कौवे से रहा न गया, और कौवे ने गाना गाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, ठीक उस वक्त उसकी चोंच में जो रोटी थी वह रोटी जो है वह नीचे जा गिरी, जमीन पर जा गिरी, और लोमड़ी ने, चालाक चतुर लोमड़ी ने जो है वह रोटी वहाँ से ले ली और नीचे खड़ी खड़ी वह रोटी खाने लगी। और कौवा जो है वह, तो फिर कौवा यह देखता ही रहा, कहाँ गया गाना, और रोटी भी चली गई, और कौवा जो है वह रोटी उसकी छीन ली इस चालाक चतुर लोमड़ी ने। और वह कहानी, उस कहानी को हम लोगों ने नाम दिया था समझदार लोमड़ी या चालाक लोमड़ी या लोमड़ी की चतुराई। अभी देखिए ये पार्ट 1 कहानी आप लोगों ने सुनी। अब अगली जो कहानी है उस कहानी के चित्रों को सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो है वह यहाँ पर पेश किए जाएंगे। और प्रस्तुत जो कहानी है कौवा और लोमड़ी, उस कहानी की यहाँ पर स्क्रीन पर सुंदर से अच्छे चित्र जो है वह प्रसिद्ध किए जाते हैं। एक चित्र के साथ आगे की हम लोग जो है वह बात करते हैं। तो एक बड़ा सा जंगल था और उस जंगल में बहुत सारे पशु पंछी जो है वह रहते थे। उसमें एक कौवा, और कौवा तो के कौवे को बहुत भूख लगी थी, और भूख के मारे खाने की खोज में, खाने की तलाश में कौवा जो है वह जंगल से इधर उधर जो है वह घूमता था, उड़ रहा था आसमान में। और उड़ते उड़ते वह कौवा जो है वह एक गांव के पास एक पेड़ की डाली पर जाकर के बैठा। और पेड़ की डाली पर बैठे हुए कौवे ने चारों ओर अपनी निगाहें जो है वह डाली, चारों ओर अपनी नजर जो है वह डाली। और तभी उसके ध्यान में एक घर में बाहर पड़ी हुई एक रोटी जो है वह नजर आई। और कौवे ने झपक से वह जो है रोटी अपनी चोंच से पकड़ ली, अपने पैरों के पंजों से पकड़ ली, और उड़ता हुआ आसमान में उड़ता उड़ता वह कौवा फिर जंगल में आकर एक पेड़ की डाली पर बैठ गया। और पेड़ की डाली पर बैठकर वह अपनी चोंच के बल पर वह रोटी, देखिए बहुत सी कहानियों में रोटी की बात है तो बहुत सी कहानियों में पूरी भी कही गई, जिसे हम पूरी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे, या रोटी भी कहे तो भी चलेगा। तो एक बड़ी सी रोटी थी और रोटी को अपने चोंच के बल पर कौवा पकड़कर पेड़ की डाली पर बैठा था। और जैसे ही वह अभी खाने ही वाला था, तब दूसरे चित्र में आप लोगों ने देखा ठीक उसी प्रकार, उसी तरह उस पेड़ के नीचे से एक भूखी लोमड़ी, चालाक लोमड़ी, बुद्धिशाली लोमड़ी जो है, चतुर लोमड़ी है, वह पेड़ के नीचे से ही गुजरी। और उसे भी बड़ी भूख लगी थी, इसलिए वह इधर उधर देखती हुई, खाने की खोज करती हुई, खाने की तलाश करती हुई वह जा रही थी। और तभी उसके ध्यान में, तभी उसके ख्याल में यह पेड़ की डाली पर बैठा हुआ कौवा, सिर्फ कौवा नहीं था लेकिन कौवे की चोंच में तो रोटी थी। यह देखकर लोमड़े के मुंह में पानी आ गया और आंखों में एक नया जो है वह भूख को संतृप्त करने का तेज जो है वह जागृत हुआ। और लोमड़ी जो है वह पेड़ के नीचे, ठीक उस डाली के नीचे जा पहुंची जिस डाली पर कौवा बैठा हुआ था। और जैसे ही वह नीचे से गुजरी, खड़ी हो गई, खड़ी रह गई, और पेड़ की डाली पर बैठे हुए कौवे को लोमड़ी जो है वह कहने लगी, बातचीत करने लगी। सबसे पहले उसने कौवे से बातचीत की कि कौवा भाई कैसे हो, ठीक हो, आपकी तबीयत सकुशल है ना, खैरियत समाचार जो है वो उन्होंने। बाद में तीसरे दृश्य में हम लोग जो है वह देख सकते हैं, बाद में अगले चौथे दृश्य में बात आई कि चालाक चतुर लोमड़ी जो है वह कौवे से बात करती है और कौवे को कहने लगी कि कौवा भाई तुम एक काम करो, मैं जंगल में जब कभी भी कहीं पर भी होती हूँ, लेकिन तुम्हारी मधुर आवाज, तुम्हारी मीठी आवाज का मैं सुनती हूँ।
तब मुझे बड़ा मज़ा आता है। और तुम्हारी मधुर आवाज़, मधुर गाने को सुनकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और तुम्हारा मीठा मधुर गाना मुझे बहुत ही पसंद है। तो कौवा भाई एक काम करो, कौवा भाई एक काम करो, तुम अपना मीठा मधुर गाना मुझे सुनाओ। मैं तो बार बार तुम्हारा मीठा मधुर गाना सुनना चाहूंगी। और अब देखिए पार्ट 1 की कहानी में जिस प्रकार से था कि कौवा बेवकूफ बन गया, लोमड़ी की बात सुनकर कौवा बेवकूफ बन गया था। और कौवा kaa kaa करने के लिए जैसे ही अपनी चोंच को, मुंह को खोलता है और रोटी नीचे जा गिरी, और लोमड़ी जो है वह रोटी लेकर के चल दी थी। रोटी खा ली थी लोमड़ी ने। ये कहानी समझदार कौवा या कौवा और लोमड़ी कहानी का पार्ट 1 था। लेकिन पार्ट 2 में देखिए दूसरी बात। चौथे चित्र में हम लोगों ने देखा था ठीक उसी प्रकार कि जैसे ही लोमड़ी ने कहा कि कौवा भाई मुझे तुम अपना मीठा मधुर गाना सुनाओ, मैं तुम्हारा मीठा मधुर गाना सुनना चाहती हूँ, तब कौवे ने जो है वह क्या किया, तो कि कौवे ने बुद्धि से काम लिया, कौवे ने समझदारी से काम लिया। और चतुर केवल लोमड़ी ही होती है ऐसा नहीं है मित्रों। तो कि चतुर और समझदारी के गुण, चतुराई के और समझदारी के गुण कौवे में भी होते हैं। यह कौवे ने प्रस्तुत कहानी में साबित करके दिखाया है कि कौवे ने जैसे ही लोमड़ी ने कहा कि तुम मुझे अपना मीठा मधुर गाना सुनाओ, ठीक उस वक्त कौवे ने जो है वह अपनी चोंच में पकड़ी हुई रोटी को अपने पैर के पंजे से पकड़। चित्र नंबर 5 में आप लोगों ने देखा था कि कौवे ने समझदारी से काम लिया, कौवे ने बुद्धि से काम लिया, और उसी कौवे ने अपनी चोंच की पकड़ी हुई रोटी को अपने पंजों से पकड़ दी। और पंजे से, एक पंजे से पेड़ की डाली को पकड़ रखा, दूसरे पंजे से उसने रोटी पकड़ रखी। और बाद में जैसे ही चोंच खाली हुई, ठीक उसी वक्त कौवा जो है अपनी कर्कश आवाज के साथ, जिस आवाज को चालाक लोमड़ी ने मधुर और मीठा कहा था, उसी कर्कश आवाज के साथ कौवा जो है वह kaa 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 करने लगा। और बाद में कौवे को देखकर लोमड़ी देखती ही रही। कौवे की यह चेष्टा, कौवे की यह बात को देखकर, इस प्रकार की चतुराई को देखकर, कौवे की आवाज को सुनकर और कौवे की चतुराई से प्रभावित लोमड़ी, 5वें दृश्य में हम लोगों ने देखा था कि लोमड़ी पेड़ पर कौवे को देखती ही रही। और अंतिम 6ठे दृश्य में था कि लोमड़ी जो है वह निराश होकर, लोमड़ी जो है वह नाराज होकर वहां से चली गई। और बाद में कौवे ने अपना का का आवाज, मीठी मधुर आवाज जो थी वह वहां पर खत्म की। और बाद में कौवा जो है वह अपने पंजे से पकड़ी हुई रोटी को अपनी चोंच से पकड़कर वहां पेड़ की डाली पर बैठकर बड़ी शांति के साथ, आराम के साथ वह रोटी खाने लगा। और लोमड़ी नाराज होकर वहां से नीचे से चली गई। तो यह कहानी कौवा और लोमड़ी कहानी का भाग 2 था, जो दयालु शिकारी विषयांग के स्वाध्याय की कहानी में जिनका समावेश हुआ है। अब आगे प्रस्तुत कहानी से हमें सीख क्या मिलती है उसकी बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो देखिए, सीख जो होती है कहानी की, सीख के शब्द प्रत्येक छात्र, प्रत्येक विद्यार्थी के भीतर अलग अलग जिस प्रकार की सीख मिले, वैसी सीख जो है कहानी से जो प्राप्त होती हो वे अपने शब्दों में ही हमें लिखनी होती है। तो यहाँ पर कौवा और लोमड़ी कहानी की सीख क्या है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, याद रखिएगा। हमें कभी अपनी
झूठी बड़ाई सुनकर गुमराह होना नहीं चाहिए। प्रस्तुत कहानी से मिलने वाली जो सीख है वह यहाँ पर मैंने लिखी है। गौर से पढ़ लीजिए, गौर से देख लीजिए, गौर से समझ लीजिए कि हमें कभी अपनी झूठी बड़ाई सुनकर गुमराह होना नहीं चाहिए। गुमराह होना यानी विचलित होना, किसी के प्रभाव में आ जाना, जिसे कहा जाएगा गुमराह। तो हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति की झूठी बड़ाई जो है वह करनी भी नहीं चाहिए। और यदि कोई हमारी बड़ाई करते हैं तो उस बड़ाई को सुनकर हमें कभी भी गुमराह नहीं होना चाहिए। यदि हम गुमराह हो गए तो वह हमारी गलती कही जाएगी। कभी अपनी झूठी बड़ाई को सुनकर गुमराह नहीं होना चाहिए। और अभी आज के प्रस्तुत इस लेक्चर में हम लोगों ने जो कहानी की चर्चा की, उस कहानी को ध्यान में रख करके प्रस्तुत लेक्चर के अंत में आपको एक गृह कार्य करना है, वह मैं यहाँ पर लिखता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को घर पर बैठ कर के ही सभी विद्यार्थी छात्र मेरी बात पर ध्यान दें कि यहाँ पर हम लोगों ने कहानी लेखन कैसे करते हैं, पत्र लेखन किस प्रकार से होता है, बाद में जिन कहानियों का यहाँ पर हम लोगों ने कार्य किया, मैंने आपको समझाया, उन्हीं कहानियों को ध्यान में रखकर आप लोगों को हिंदी विषय में आपके पास टेक्स्ट बुक है, आपके पास हिंदी विषय की स्वाध्याय पोथी है और साथ ही में 200 पन्नों की एक जो है वह लेखन बुक्स भी होगी। उस बुक में आप लोगों को 2 पार्ट जो है वह लगाने हैं और उस बुक को आपको जो है वह इस प्रकार की यदि बुक्स है 200 पन्नों की, तो इसमें जो है वह आधा भाग जो है वह लगा देना है। और प्रथम जो भाग है उस प्रथम भाग में आप लोगों को जो है वह व्याकरण का कार्य करना है। बाद में बीच में से आपने जहाँ से आधी बुक का विभाजित किया है वहाँ से आपको लेखन कार्य करना है। लेखन कार्य यानी कहानी, निबंध, पत्र, ये सारी बातें कहाँ पर आएगी, तो कि लेखन विभाग में इन बातों का जिक्र जो है हमें करना है, वह लिखना है। तो आपको आपके पास जो 200 पन्नों की जो बुक है, उस बुक्स में आपको पहले विभाग में व्याकरण की बातें लिखनी है। व्याकरण में हम लोगों ने जिसकी चर्चा कर ली है या करने वाले हैं, वे व्याकरण के जो टॉपिक्स हैं, मुद्दे हैं, उनकी सारी की सारी बातें पहले आप जब लेक्चर पढ़ते हैं तब आप अपनी रफ बुक में लिखें। बाद में जब कभी भी आपके पास वक्त मिले तब जो है वह प्रतिदिन का काम प्रतिदिन ही करें। आज के दिन में हम लोगों ने ये काम किया और ये होमवर्क दिया, तो पूरा का पूरा काम जो है वह आपको आज के ही दिन पर कर लेना है। कल पर कोई भी काम जो है वह हमें छोड़ना नहीं है। तो आज के इस प्रस्तुत लेक्चर में हम लोगों ने हमारे अभ्यासक्रम की 3 कहानियाँ, बाल्कनी कछुआ, समझदार कौवा, तीसरी कहानी कौवा और लोमड़ी, इनकी चर्चा की। तो अब आप लोगों को आज के इस लेक्चर के अंत में गृह कार्य में क्या करना है, तो कि प्रस्तुत तीनों की 3 जो कहानियाँ हैं, उन कहानियों को आपको अपनी लेखन बुक में और अपने होमवर्क बुक में, दोनों ही बुक्स में ये तीनों की 3 कहानियाँ जो है वह एक बार अच्छे सुंदर हस्ताक्षरों के साथ लिख लेना है। वह आज का इस लेक्चर का होमवर्क रहेगा। मैं यहाँ पर बोर्ड पर भी लिखता हूँ, गौर से ध्यान से देख लीजिएगा। कहानियों का लेखन
होमवर्क बुक और ये प्रस्तुत तीनों की तीन कहानियां जो है वह आप लोगों को एक बार अपने होमवर्क बुक्स में और लेखन बुक्स में जो है उसे लिख लेना है। फिर से अगले लेक्चर में नई आशाओं के साथ, नई बातों के साथ, नई विचारों के साथ, नई दिशाओं में नई सफलता के द्वार खोलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, आभार, थैंक यू सो मच।